में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मुंबई के दादर चौपाटी की। गणेशोत्सव की धूम जारी है मुंबई महाराष्ट्र में, लेकिन आज 7वें दिन के बापा की विदाई हो रही है और दादर चौपाटी में इस वक्त आप देखें जो घरेलू मूर्तियां हैं, सार्वजनिक मूर्तियां हैं, उनको यहाँ पर विसर्जित किया जा रहा है। ज्यादातर आप देखें जो घरेलू मूर्तियां हैं वही आज विसर्जन के लिए आ रही है। सार्वजनिक मूर्तियां भी 20 से ज्यादा उनका विसर्जन हो चुका है। तो लोगों की भावनाएं, जो ये महापर्व है गणेशोत्सव महाराष्ट्र के लिए सबसे बड़ा पर्व, लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। और 7वें दिन के बापा की जब विदाई हो रही है तो कुछ लोगों से भी पूछेंगे। 7वें दिन के बापा को आप लोग विसर्जित करने आए हैं, क्या भावना है आप लोगों के अंदर? गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या, यानी अगले साल जल्दी आना। तो ऐसी भावनाएं लोगों के अंदर है। क्या कहेंगे आप लोग? 7 दिन तक आप लोग बिल्कुल बापा को करीब रखते हैं, पूजा करते हैं सुबह शाम। 7 दिन रहते ना हम लोग के साथ में, बहुत अच्छा खुशी होता है, एक अच्छा लगता है। बापा बहुत अच्छा लगता है, खुशी होता है। अभी आप लोग कितने भावुक हो रहे हो बापा विदाई ले रहे तो? बहुत करता है खुशी। अच्छा, बच्चों के लिए कितना, ये जो समय है 10 दिन का, बच्चों के लिए कितना बड़ा समय? आप लोग क्या क्या करते हो गणपति के टाइम पे, गणेशोत्सव के टाइम पे? हम आरती करते हैं, हम गणपति बाबा से बोलते हैं अगले साल जल्दी और बोलते हैं हम सबको अच्छे मार्क्स मिले। तो चलिए इन्हीं तस्वीरों के साथ हम शो की शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं उदयपुर में शादी के बाद राघव और परिणीति दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। सवालों के और बधाइयों के जवाब में उन्होंने शुक्रिया कहा। आइए आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें। राघव और परिणीति ने 24 सितंबर को उदयपुर के लीला पैलेस में शादी की थी। शादी के बाद से ही उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। देखिए उनकी शादी की कुछ तस्वीरें। रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच मुंबई महाराष्ट्र में मच्छरों का कोराम जारी है। डेंगू मलेरिया के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मलेरिया के 10,000 से ज्यादा मामले राज्य में सामने आए हैं। डेंगू की बात करें तो 9,500 के करीब मामले सामने आए हैं। और खास बात यह है कि 35 से 40% जो मामले हैं वो अकेले आर्थिक राजधानी मुंबई से। देखिए रिपोर्ट। मच्छरों ने इन दिनों मुंबईकरों की नींद उड़ा दी है। मच्छरों से होने वाली बीमारियां, मलेरिया और डेंगू के केस मुंबई के हर कोने से सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी से 21 सितंबर तक राज्य में मलेरिया के कुल 10,435 मरीज सामने आए हैं। इनमें से 4,276 मामले अकेले मुंबई से रिपोर्ट हुए हैं। वहीं महाराष्ट्र में डेंगू से अब तक 9,676 लोग प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 3,241 मामले मुंबई से सामने आए हैं। राज्य में इस वर्ष डेंगू के कुल मामलों के 33% मरीज मुंबई से हैं, यानी हर 3 में से 1 डेंगू का मरीज मुंबई से है। जबकि मलेरिया के कुल मामलों में मुंबई के मरीज 41% हैं, यानी मलेरिया के हर 5 में से 2 मरीज मुंबई से हैं। मुंबई में मच्छरों से जुड़ी इन बीमारियों की एक बड़ी वजह है बरसात का बदला पैटर्न। बीएमसी के इंतजामों पर तो सवाल उठ ही रहे हैं। खुद लोगों में भी जागरूकता की कमी दिखी है। बारिश के साथ साथ डेंगू मलेरिया के केसेस हमेशा बढ़ते हैं, लेकिन ये साल जो हम देख रहे हैं कि डेंगू के केसेस में जो बढ़ोतरी है वो एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स थोड़ी ज़्यादा मात्रा में पाई गई है। तो द रीज़न बिहाइंड दिस इज ये साल जो स्पैस्मोडिक रेनफॉल हो रहा है, तो दैट इज द मेन रीज़न फॉर दिस। ओवरऑल अगर हम देखेंगे कि ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन अदर रीजंस आल्सो, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस इज स्पैस्मोडिक रेनफॉल। मतलब बारिश कुछ समय तक आ रही है, फिर कुछ समय तक बारिश चली गई, फिर वापस से कुछ समय तक बारिश आई, और बीच में बारिश का आना जाना जो है वो इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों से पता चला है कि राज्य ने 2023 में करीब 12 लाख संदिग्ध इन्फ्लुएंजा के मामले देखे हैं। इससे 16 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि मुंबई में इस वर्ष मानसून शुरू होने के बाद मच्छर जनित बीमारियों से ग्रसित होने वाले आंकड़ों में जितना इजाफा देखने को मिला है उतना पहले नहीं देखा गया। वैसे इस वर्ष बीएमसी स्वास्थ्य विभाग ने रिपोर्टिंग यूनिट्स बढ़ा दी हैं, जिससे अधिक मामलों का पता चल रहा है। लेकिन जिस गति से प्रभावितों की संख्या बढ़ रही है वो चिंताजनक भी है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली एनसीआर में थमेंगे डीजल से चलने वाले जनरेटर। दिखाएंगे आपको पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो।
राजधानी दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण को देखते हुए एक बड़ा फैसला किया गया है और ये फैसला ये है कि 1 अक्टूबर से डीजल से चलने वाले जनरेटरों पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी और खास बात यह है कि ये जो पाबंदी है वो अस्पतालों में चलने वाले जनरेटर पर भी लागू होगी। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। इस साल 1 अक्टूबर से डीजल जनरेटर दिल्ली एनसीआर में प्रतिबंधित हो जाएंगे। इस बार ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इस दौरान दिल्ली एनसीआर में किसी भी तरह का डीजल जनरेटर नहीं चल पाएगा। पिछले साल जहां केवल इंडस्ट्रियल जनरेटर पर ही पाबंदी लगी थी, वहीं इस बार इमरजेंसी सेवाएं जैसे अस्पताल, बैंक, मेट्रो, रेलवे स्टेशन आदि जगहों पर भी डीजल जनरेटर से बिजली सप्लाई नहीं की जा सकेगी। जो भी क्रिटिकल केयर सर्विसेज हैं, जो इमरजेंसी सेवा है। इस फैसले से दिल्ली एनसीआर के अस्पताल संचालक और डॉक्टर परेशान हो गए हैं। उनका कहना है कि अचानक डीजल जेनसेट से पीएनजी या बायोफ्यूल पर आना मुश्किल है। अगर तुरंत बैकअप नहीं मिला तो वेंटिलेटर और आईसीयू सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो जाएंगी। अगर हम बात करते हैं जनरेटर की या डीजल जनरेटर की, वो हमारे लिए चाहे हॉस्पिटल हो या कोई ऐसी जो सर्विसेज हैं जहाँ पे इमरजेंसी सेवा देना पड़ती हैं, वहाँ पे ये क्रिटिकल इक्विपमेंट्स में आते हैं। क्रिटिकल इक्विपमेंट मतलब इसके बिना हॉस्पिटल आपका सर्वाइव नहीं कर सकता है। कोई हॉस्पिटल के अंदर लिफ्ट्स होती हैं, इसके अलावा वेंटिलेटर्स होते हैं, मॉनिटर्स होते हैं, पैरामेडिक ओटी में के अंदर केस चल रहा होता है। अगर सडनली लाइट जाती है और बैकअप नहीं है, आपके पास डीजल जनरेटर नहीं है, तो उस समय क्या होगा, वो पेशेंट की जान पे आ सकती है। मतलब पेशेंट एक्सपायर हो सकता है, सीरियस हो सकता है, केसेस कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं और सडनली त्राहिमाम जैसी स्थिति अस्पतालों में आ सकती है। अभी तक इतने कम टाइम में इस डीजल जनरेटर को बायोमेडिकल फ्यूल पर शिफ्ट करना दिस इज इम्पॉसिबल। ये समस्या सिर्फ अस्पतालों की ही नहीं है, पूरे दिल्ली एनसीआर की बहुमंजिला सोसाइटियों में रहने वाले लोग भी चिंता में हैं, क्योंकि यहाँ चलने वाली लिफ्ट भी डीजल जेनसेट से ही संचालित होती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस एरिया में पावर कट बहुत ज़्यादा है और डीजी की वैसे भी कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है। अगर 3-4 घंटे तक बैकअप लेना हो, लिफ्ट में एआरडी की बैटरी वैसे भी कुछ सेकेंड चलती है, उसके बिना अगर कोई फंसता है तो उसका निकलना मुश्किल है। शायद फंस के पता नहीं क्या होगा उसके अंदर, मुझे नहीं पता। हमारी भी छोटी बच्ची है, अकेले आती है कभी कभी, तो मुझे पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ। जैसे पायरेस्टीरियम हो सकता है 1 घंटे के बाद मुझे पता चले। उधर उद्योग संगठन भी चिंता में है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि अगर डीजल जनरेटर बैन किए जा रहे हैं तो 24 घंटे बिजली की सप्लाई सुनिश्चित की जाए। सोचिए कि आप लिफ्ट के अंदर अटक जाएं क्योंकि लाइट चली गई, डीजल जनसेट आप चला नहीं सकते 1 अक्टूबर से, तो क्या हो, आपका बच्चा फंस जाए। क्योंकि अब भी दिल्ली एनसीआर में ज़्यादातर जो लिफ्ट हैं वो बैकअप डीजल जनसेट से लेती हैं और हॉस्पिटल्स में भी ये एक बड़ी समस्या हो सकती है। तो फिलहाल कोशिशें हो रही हैं, अब लिखा जा रहा है, सरकारों को पूछा जा रहा है, तो उम्मीद जग रही है अस्पतालों को भी और आम लोगों की भी कि एसेंशियल सर्विसेज और लिफ्ट्स को इस पूरे फैसले से एग्जेम्प्ट रखा जाएगा। सहयोगी सुशील राठी के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली की 200 साल पुरानी पुलिस चौकी बनी हुई है चर्चा का विषय। दिखाएंगे आपको ये खबर एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और दिल्ली की एक पुलिस चौकी खूब चर्चा में है क्योंकि ये 30 या 40 साल नहीं बल्कि 200 साल से ज्यादा पुरानी है। देखिए इस पुलिस चौकी से हमारे सहयोगी शरद शर्मा की ये खास रिपोर्ट। इतिहास के अंधेरे से निकलकर वर्तमान के उजाले में झांकती ये कोई आम इमारत नहीं, ये दिल्ली की सबसे पुरानी पुलिस चौकियों में से एक है। 200 साल से ज्यादा पुरानी, यानी जब दिल्ली पर मुगलों का शासन था लेकिन अंग्रेज भी अपना दबदबा जमा रहे थे, उस समय बनी थी ये पुलिस चौकी।
पुरानी रोहतक रोड पर थाना सराय रोहिला के तहत आने वाली ये पुलिस चौकी इतिहास के अंधेरे में खो गई थी। जर्जर अवस्था में थी। बड़ के पेड़ की जटाएं दीवार तोड़ रही थी। इसे दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने खोजा। गैर सरकारी संस्था इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज यानी इंटेक ने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से कुल 20 लाख रुपए की लागत से इसका जीर्णोद्धार किया। तो जो आर्किटेक्चरल जो स्टाइल देखा, हमें लगा कि दिस हैज टू बी 1800, यू नो दैट पीरियड, अर्ली 19th सेंचुरी। हालांकि ये 19th सेंचुरी पूरे में ही इस टाइप का स्टाइल हमें मिलता है। और बहुत खराब हालत में था बिल्डिंग। तो फिर देन द नेक्स्ट स्टेप वाज टू रेस्टोर इट, यू नो टू मेक रेस्टोरेशन। उसके लिए फिर फंडिंग चाहिए था। सो दिल्ली पुलिस को भी नहीं पता था कि कैसे फंडिंग इसको करे, एंड इट वाज डिफिकल्ट फॉर देम टू आल्सो विजुअलाइज, यू नो कैसे ये मतलब रेस्टोरेशन के बाद कैसे ये बन जाएगा, क्योंकि इस टाइप का बहुत कॉमन नहीं है। हालांकि आप बड़े बड़े फोर्ट्स एंड पैलेसेस तो कुछ होटल्स भी बनते हैं या यहाँ पे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट इतने रूइन जो स्ट्रक्चर है वो रेस्टोरेबल है कि नहीं, वो भी एक डाउटफुल था डिपार्टमेंट को। इंटेक के मुताबिक 1820 में मिर्जा संगीन बेग की लिखी किताब सैर उल मनाजिल, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, उसमें लिखा है कि एक पहाड़ जिसको काला पहाड़ के नाम से जाना जाता है, वहां शीतला माता का मंदिर है, वहीं पर एक बड़ी चौकी है। दिल्ली पुलिस के एसीपी राजेंद्र कलकल के मुताबिक काला पहाड़ अब आनंद पर्वत के नाम से जाना जाता है। शीतला माता मंदिर अब उषा माता मंदिर बन गया है और उस हिसाब से यही वो चौकी है। इस पुलिस चौकी के जीर्णोद्धार के लिए एक बड़ के पेड़ को काटना पड़ा, क्योंकि उसकी वजह से इमारत टूट रही थी, जबकि एक बड़ का पेड़ अभी भी सलामत है। संभव है इन बड़ के पेड़ों की वजह से ही इसे बड़ की चौकी नाम से जाना जाता रहा हो। यहाँ एक कुआं भी है जो उस समय की पानी की व्यवस्था बता रहा है। हालांकि अभी ये सूखा है। उम्मीद है इस जीर्णोद्धार के बाद फिर से सांस ले रही इस ऐतिहासिक पुलिस चौकी को दिल्ली पुलिस किसी न किसी रूप में जल्द इस्तेमाल करना शुरू करेगी। वैसे तो पुलिस थाने और पुलिस चौकी पर जाना कोई अच्छी बात नहीं मानी जाती। आम आदमी तो बहुत ही मजबूरी में थाने या चौकी पर जाता है, लेकिन अगर पुलिस चौकी ऐसे ऐतिहासिक महत्व की हो तो फिर इतिहास के पन्ने पलटकर पढ़ने के लिए कुछ वक्त तो जरूर ही यहां पर आकर निकाला जा सकता है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलिन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। रियल एस्टेट से जुड़े जानकार बताते हैं कि भारत में 2030 तक रियल एस्टेट की जो बिक्री है वो $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी, जो कि भारत की जीडीपी में करीब 13% का योगदान देगी। वैसे भी आप देखें तो कोविड काल के दौरान रियल एस्टेट का जो कारोबार है उसमें तेजी देखी गई। अब इस सेक्टर में विकास की संभावनाओं को परखने के लिए एनडीटीवी दिन भर 29 सितंबर को कॉन्क्लेव का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें आगे की विकास की राह को समझने के लिए कारोबार से जुड़े दिग्गज केंद्रीय मंत्री और स्टेक होल्डर से बात करके हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपके घर का सपना किस हद तक साकार हो सकता है। सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के दादर चौपाटी से पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते छोड़े जाते हैं 7वें दिन के बापा के विसर्जन की इन्हीं तस्वीरों के साथ। नमस्कार।